नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक की इस विशेष सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके नाम से पुलिस भी थर-थर कांपती थी। पुलिस चाहती थी कि वो कोई गैंगवार न करे जिससे उनकी मुश्किलें न बढ़े। उन लोगों ने जिसकी भी सुपारी ली, उसके गैंग ने जिसकी सुपारी ली, उसका खात्मा तय था। अगर उसने किसी भी काम को हाथ में लिया तो ये बात समझ लीजिए कि वो अंजाम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। एक ऐसा शख्स जो गैंगवार न करे, इसके लिए बाकायदा पंचायतें बुलाई गईं और तय किया गया कि आखिरकार ये रुकेगा कैसे। और कुछ शर्तों के साथ उस गैंग ने ये बात मानी कि अब एक दूसरे की हत्या नहीं की जाएगी। एक ऐसा शख्स जिसका सबसे करीबी था, उसी को कई बार मारने की कोशिश की और आखिरकार उसको मार दिया। एक ऐसा शख्स जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, अच्छे परिवार से था, लेकिन घर के लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए उसने एक नहीं 40 कत्ल किए। हम बात कर रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास अपना वर्चस्व कायम करने वाले सुंदर भाटी गैंग की। सुंदर भाटी एक ऐसा नाम जिस नाम से पुलिस थर-थर कांपती थी। पुलिस ही नहीं, अपराध की दुनिया में काम करने वाले बहुत सारे लोग उससे कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि अगर आमना सामना हुआ तो ये बात तय है कि 2-4 लोगों की मौत होगी ही होगी। और इसी के चलते कोई भी गैंग उसके सामने नहीं पड़ता था। उसका सबसे करीबी नरेश भाटी, जब दोनों ने साथ काम करना शुरू किया तो आतंक का एक ऐसा साम्राज्य बनाया कि आसपास के सभी छोटे गैंग या तो उसी में विलय हो गए या फिर उससे डर कर इलाका छोड़कर चले गए। इन दोनों के गैंग का ही वर्चस्व इतना ज्यादा था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में आज भी सुंदर भाटी गैंग से बड़ा कोई गैंग नहीं है। सुंदर भाटी बचपन में बेहद शांत और पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का था। उसका जन्म ग्रेटर नोएडा के रिठारी गांव में हुआ था। परिवार का परिवेश भी ऐसा था कि सब लोग पढ़े लिखे और ऊंचे ओहदे पर थे। उसके चाचा एसडीएम थे तो ताऊ विदेश मंत्रालय में ऊंचे ओहदे पर सचिव थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद सुंदर भाटी का पूरा जीवन बदल गया। कुछ अपराधियों ने उसके परिवार के लोगों की हत्या कर दी और इसी का बदला लेने के लिए सुंदर भाटी ने गैंग ज्वाइन कर लिया। उस वक्त नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सतवीर राठी का एक बड़ा गैंग हुआ करता था, जिस गैंग में उसने शरण ली और कहा कि मुझे अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेना है। लड़के के अंदर इस तरह का जज्बा देख करके अपराध की दुनिया में काम करने वाले सतवीर ने भी सोचा कि एक बड़ा नाम उसको मिल गया, एक ऐसा आदमी मिल गया जो कि आगे चल के कुछ कर सकता है। और यहीं से सुंदर भाटी के जराइम की दुनिया का सफर शुरू हुआ। सुंदर भाटी ने जब सतवीर का गैंग ज्वाइन किया, उस वक्त उसमें 12-15 लोग ही हुआ करते थे और 1990 के दशक में जमीनों पर कब्जा करना, स्क्रैप की ठेकेदारी और फिरौती वसूलना, रंगदारी वसूलना, ठेके पर हत्या करना इस गैंग का मुख्य काम था। और सुंदर भाटी के जिम्मे आया हत्या करने का काम। और यहीं से उसने जो अपराध की दुनिया शुरू की, उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी गैंग में रहते हुए सुंदर भाटी की मुलाकात हुई एक अपने दूसरे साथी की, नरेश भाटी से। नरेश भाटी भी इसी गैंग का सदस्य था और उतना ही खूंखार था। सतवीर गुर्जर के गैंग में रहते हुए सुंदर भाटी और नरेश भाटी ने एक साथ काम करना शुरू किया। इन दोनों की जोड़ी इतनी कुख्यात और मशहूर हो गई कि जिस भी काम को उन्होंने हाथ में लिया, पूरा करके ही दम लिया, चाहे फिर वो टारगेट कितना ही मजबूत हो। कई मौके ऐसे आए जहां पुलिस से सीधा आमना सामना हुआ, लेकिन इन दोनों ने किसी भी तरीके से डर नहीं दिखाया और अपनी जो भी ताकत थी उसके हिसाब से करते हुए अपराध की दुनिया में अपने काम को पूरी तरह से अंजाम दिया। यानी पुलिस के सामना होने के बाद जहां बड़े बड़े अपराधियों को डर लगता है, ये दोनों बेखौफ होकर के वारदात को अंजाम देते थे। यही वजह है कि एक वक्त ऐसा आया जब पुलिस ने सोचा कि इस गैंग के सामने नहीं पड़ना ही ठीक है, क्योंकि ये हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। आमतौर पर पुलिस को देखने के बाद अपराधी रुक जाते हैं या फिर हत्या करने से बचते हैं, लेकिन इन लोगों ने पुलिस पर भी कई बार ऐसे फायरिंग की, बस जान जाते जाते बची। इन दोनों के खिलाफ तब तक 50 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिसमें तमाम ऐसे मामले थे जो गैर जमानती थे। गंभीर अपराध के ऐसे मामलों में पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन जब भी सामना होता था वो मुठभेड़ में तब्दील होता था और हर बार सुंदर भाटी और नरेश भाटी बचकर निकल जाते थे। स्क्रैप कारोबार में इन लोगों ने हाथ आजमाया और उसके बाद लगातार तमाम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जो स्क्रैप के कारोबारियों के हिस्से में आते थे, बड़े लोगों के। लेकिन सुंदर भाटी और नरेश भाटी के साथ रहते हुए किसी ने उसमें हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे गैंग का रूप बढ़ता जा रहा था, सदस्य बढ़ते जा रहे थे। 11 सदस्यों से शुरू हुआ सतवीर गुर्जर का एक गैंग अब 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को पढ़ा देता था जो अपराध की दुनिया में
अपना नाम कर चुके थे या नाम करना चाहते थे। कई ऐसे लोग थे जो कि सीधे तौर पर इस गैंग से नहीं जुड़े थे, लेकिन जब भी किसी जिले में जरूरत पड़ती थी ये लोग अपने आप को मुहैया कराते थे। इसके चलते उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली में भी इस गैंग का वर्चस्व बढ़ रहा था और पुलिस के लिए मुश्किल बढ़ रही थी। पुलिस ने एक तरीका इस्तेमाल किया जिसके बाद इस गैंग का बिखराव शुरू हुआ। वो तरीका क्या था ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल सतवीर गुर्जर के गैंग की जान थे नरेश भाटी और सुंदर भाटी। इन दोनों की जोड़ी ने वो तहलका मचा रखा था कि पुलिस के लिए तो मुश्किल थी ही, अपराधियों के लिए भी मुश्किल कम नहीं थी। इसीलिए पुलिस चाहती थी कि किसी भी तरीके से इन दोनों की जोड़ी टूटे और ऐसा मौका आया साल 2003 में। इससे पहले नरेश भाटी और सुंदर भाटी दोनों मिलकर काम करते थे, लेकिन किसी बिजनेस की अदावत को लेकर के इन लोगों की दुश्मनी ऐसी बढ़ी कि एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। नरेश भाटी को मारने के लिए सुंदर भाटी ने कई बार कोशिशें की। 2004 में आखिरकार सुंदर भाटी ने नरेश भाटी को मार दिया, लेकिन इससे पहले कई ऐसे मौके आए जब आमने सामने मुठभेड़ हुई और सुंदर भाटी के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। साल 2003 में सुंदर भाटी ने एक बार जानकारी इकट्ठे करके नरेश भाटी को घेर लिया और उस दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलाने में नरेश भाटी के साथ के दो लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन नरेश भाटी बच के निकल चुका। ये वो वक्त था जब पुलिस ने दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। दोनों पुलिस से भी फरार थे, एक दूसरे के गैंग से भी बच रहे थे और बच रहे थे उन लोगों से भी जिनसे सालों साल से दुश्मनी चली आ रही थी। लेकिन सुंदर भाटी ने लगातार अपने गैंग को न सिर्फ बढ़ाना जारी रखा बल्कि नरेश भाटी से खुलकर बदला लेने की बात भी कहता रहा। साल 2004 में एक समारोह में शामिल होने के लिए जब नरेश भाटी जा रहा था, उस दौरान एक बार फिर से उसको घेरा गया। उस दौरान सुंदर भाटी के पास करीब 15 से 20 लोग ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ मौजूद थे और नरेश भाटी के पास 3 से 4 लोग मौजूद थे जो गाड़ी में थे। ऐसे में नरेश भाटी को मौका नहीं मिला और नरेश भाटी को आखिरकार सुंदर भाटी ने साल 2004 में मार दिया। दरअसल इन दोनों के बीच में दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह बनी कि सुंदर भाटी फरीदाबाद में एक ट्रक यूनियन पर कब्जा करना चाहता था और यही मंशा नरेश भाटी की भी थी। इस बात पर टकराव इतना ज्यादा बढ़ा कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। कभी दोनों जिगरी दोस्त थे, एक साथ अपराध को अंजाम दिया करते थे और तमाम वारदातों में शामिल रहे थे, एक दूसरे की रक्षा और बचाव भी किया। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने तो एक दूसरे के खून के भी प्यासे बन गए और इसलिए लगातार सुंदर भाटी नरेश भाटी को मारने की फिराक में रहता था। जब उसको पहला मौका मिला उस वक्त तक नरेश भाटी जिला पंचायत का अध्यक्ष बन चुका था, उसके साथ सिक्योरिटी चलती थी, उसके खुद के लोग भी होते थे। लेकिन सुंदर भाटी की मंशा इतनी खतरनाक थी कि उसने इस मौके को भी गंवाना ठीक नहीं समझा। इतनी सुरक्षा के बीच में भी सुंदर भाटी ने कई बार उस पर हमले कराए, लेकिन आखिरकार जब 2004 में उसको सफलता मिली तो नरेश भाटी अपने 5 लोगों के साथ एक पुलिया से होकर गुजर रहा था, किसी समारोह से होकर के। सूचना सटीक थी, सुंदर भाटी के लोगों ने तैयारी करके घेर करके नरेश भाटी को मार दिया। उसके बाद इस गैंग का सर्वे सर्वा बन गया सुंदर भाटी। धीरे धीरे सुंदर भाटी गैंग का दबदबा इतना बढ़ रहा था कि आसपास के राज्यों के दूसरे गैंग भी दबते जा रहे थे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इनका दबदबा सबसे ज्यादा था। वहां के तमाम कारोबारों पर कब्जा करना, अवैध जमीनें कब्जा करना, लोगों से फिरौती लेना, रंगदारी लेना, भाड़े पर हत्याएं कराना और अपहरण जैसी वारदात को सुंदर भाटी गैंग लगातार अंजाम दे रहा था और पुलिस के लिए 3 राज्यों के लिए मुश्किल बना हुआ था। पुलिस ने तमाम कोशिशें की लेकिन तब भी सुंदर भाटी पकड़ में नहीं आ रहा था। आखिरकार ये मौका सुंदर भाटी को पकड़ने का मिला साल 2014 में, लेकिन उससे पहले तक सुंदर भाटी इतना बड़ा नाम बन चुका था कि न सिर्फ पुलिस और सरकार के लिए बल्कि दूसरे गैंग के लिए भी सरवाइव करना मुश्किल था। इसीलिए दूसरे गैंग के लोग भी पुलिस के लिए मुखबरी करने से नहीं चूक रहे थे कि सुंदर भाटी का मूवमेंट क्या है और इसी के चलते साल 2014 में उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन 2014 में गिरफ्तार होने से पहले सुंदर भाटी ने उन वारदातों को अंजाम दिया कि इसका खौफ इतना ज्यादा हो गया कि कई जिलों में पंचायतों ने तय किया कि वो पंचायत बुला करके तय करें कि एक दूसरे के गैंग पर गैंगवार करना सुंदर भाटी का गैंग बंद करें। सुंदर भाटी का गैंग बनने के बाद नरेश भाटी के गैंग को रणदीप उसके रिश्तेदार ने संभाला और उस गैंग को लगातार सुंदर भाटी निशाने पर ले रहा था। तमाम ऐसे रिश्तेदार थे जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, यानी सुंदर भाटी के गैंग के लोगों से भी उनकी रिश्तेदारी थी। इसीलिए पंचायतें बुला करके ये तय किया गया कि अब एक दूसरे के ऊपर ये लोग वार नहीं करेंगे, कोई गैंगवार नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस के लिए मुश्किल था, क्योंकि पुलिस के लिए एक बड़ा हथियार होता है 2 गैंगों को आपस में लड़ा करके जीत हासिल करना, उनको कमजोर करना और फिर जब मुख्य गैंग पूरी तरह से कमजोर हो जाए उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है।
इस रणनीति के तहत पुलिस शांत बैठी हुई थी कि नरेश भाटी और सुरेंद्र भाटी के गैंग के बीच हो रही गैंगवार के चलते पुलिस को फायदा मिलेगा। लेकिन सुंदर भाटी ने अपनी रणनीति दूसरी तरीके से बदल ली। उसने अपने पैर पसारने शुरू किए दूसरे राज्यों में। वहां पर तेल का कारोबार से लेकर टावर के कारोबार तक उसने सब जगह अपना हाथ अपनाया। बड़े गैंग्स के साथ हाथ मिला करके उनको फैसिलिटेट करने लगा। यानी उनके किसी वारदात को अंजाम देने के लिए सुंदर भाटी ने अपने लोगों को मुहैया कराया, अलग राज्यों में हत्याएं कराई, अलग राज्यों में तमाम तरीके की आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए दूसरे गैंग से अपने नेटवर्क को कनेक्ट किया। इस तरह की रणनीति अपनाते हुए उसने अपना ऐसा विस्तार किया कि पुलिस के लिए हर राज्य में मुश्किल होने लगी, क्योंकि पता नहीं चलता था कि आखिरकार सुंदर भाटी का कहां पर हाथ है। और जब तक जांच पूरी होती तब तक सुंदर भाटी विलुप्त हो चुका था। पुलिस के लिए मुश्किल ये थी कि इसने अपने नेटवर्क को इस तरीके से बढ़ाया कि दूसरे गैंग्स के लिए जब ये वारदात को अंजाम देता था तब तक पुलिस को नहीं पता होता था कि इस गैंग का हाथ इस पूरी वारदात में है। यानी सुंदर भाटी चुपचाप दूसरे गैंग को सहायता दे करके वारदात को अंजाम देता था और फरार हो जाता था। और पुलिस जब तक जांच करती तब तक सुंदर भाटी न सिर्फ गायब हो चुका होता था, बल्कि उसके गुर्गे भी अंडरग्राउंड हो जाते थे। और ये पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल थी। इसलिए पुलिस ने लगातार इस पर सर्विलांस के जरिए नजर रखनी शुरू की। लेकिन सुंदर भाटी इस पूरे मामले में बेहद माहिर था। फोन का बेहद कम इस्तेमाल, ह्यूमन नेटवर्किंग के जरिए ही वारदातों को अंजाम देना, लोगों से कम मिलना, बाहर कम निकलना, बगैर सुरक्षा के बाहर नहीं निकलना, बेहद विश्वसनीय लोगों को अपने साथ रखना, ये सब ऐसी रणनीति का हिस्सा थे जिसकी वजह से साल दर साल वो पुलिस की नजरों से बचा रहा। न सिर्फ पुलिस से बचा रहा, बल्कि दूसरे दुश्मन गैंग से भी उसने पंगा नहीं लिया। यानी उनसे भी नजर बचा कर रहता रहा ताकि वो अपने गैंग का और विस्तार करता रहे। और यही शायद उसकी सफलता का राज था। लेकिन ये राज बहुत दिन तक राज नहीं रहा। किसी ने मुखबरी करी और साल 2014 में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। साल 2014 में गिरफ्तारी के बाद भी सुंदर भाटी ने अपराध का रास्ता नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि जेल के भीतर जाकर के वो और ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि उसके साथ सबसे फायदे की बात यह थी कि जेल के भीतर उसको जान का खतरा कम था। दूसरे वहां से रह करके उसने अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके नेटवर्क को जो बढ़ाने का तरीका इस्तेमाल किया, उससे लगातार उसके गैंग में लोग शामिल होते चले गए। मीडिया और तमाम वारदातों के चलते सुंदर भाटी का नाम बड़ा हो चुका था। इसलिए अपराध के रास्ते पर चलना चाह रहे तमाम लोग उससे खुद जुड़ रहे थे और ये धीरे धीरे गैंग बढ़ता जा रहा था। अब इन्होंने अपराध की दुनिया में अपना और दूसरा विस्तार करना शुरू किया। जमीनों पर कब्जा करना, विवादित जमीनों को खरीदना, सरकारी जमीनों को अपने नाम करा लेना, कागजों में हेरफेर करके तमाम ऐसे अवैध काम करना जिससे कि इनका साम्राज्य बढ़ सके। लेकिन कानपुर वाले विकास दुबे वाला कांड होने के बाद सुंदर भाटी के बुरे दिन शुरू हो गए। दरअसल जब कानपुर में विकास दुबे का आतंक सामने आया, जिसमें 8 पुलिस वालों को उसने मार दिया, उसके बाद पुलिस की बेहद गहन जांच शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जो जांच शुरू हुई उसमें इस सब बातों की पड़ताल हुई कि कैसे विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी बन गया, किस सिस्टम को इस्तेमाल करके उसने पुलिस में पैठ बनाई, कैसे पुलिस वाले इसको सपोर्ट करते थे। उसी दौरान तमाम उन गैंग्स की लिस्ट बनी जो कि इसी तरीके के नेटवर्क पर काम करते हैं और पुलिस के लिए सिरदर्द बनते हैं, और इसी में नाम आया सुंदर भाटी का। इसके बाद ऊपर से आदेश हुआ कि ऐसे सभी गिरोहों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। सुंदर भाटी पर पुलिस की नजर लग चुकी थी, ऊपर से निर्देश मिल चुका था। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने सुंदर भाटी की उन अवैध संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा शुरू कर दिया जो अवैध तरीके से बनाई गई थी। उन लोगों को पहचानना शुरू कर दिया जो उसके नेटवर्क के लिए छुपकर काम करते थे, सामने से काम करते थे और घोषित रूप से अपराधी थे। उन लोगों के तमाम मुकदमों को निकाल करके उनकी फहरिस्त बनाई गई, उनके काम करने के तरीके को स्टडी किया गया और उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन। यूपी पुलिस का यह ऑपरेशन क्लीन पहले से ही चल रहा था। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह समेत तमाम ऐसे अपराधी थे जो कि अपराध के रास्ते पर बड़ा नाम कमा चुके थे। उनको नेस्तनाबूद करने का काम चल रहा था, जिसमें सबसे बड़ा नाम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद था। लेकिन इसके साथ ही साथ सुंदर भाटी, दुजाना, ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह जैसे नाम भी थे जो पुलिस के रडार पे थे। इन लोगों के बारे में सारी चीज़ें तैयार की जा रही थी, सारी जानकारियां इकट्ठा की जा रही थी। लेकिन सुंदर भाटी के बारे में जानकारियां बेहद कम थीं, क्योंकि उसने अपराध से कमाया हुआ ज़्यादातर पैसा ज़मीनों में लगाया था। ज़्यादातर ज़मीनें बेनामी थीं, ज़्यादातर ज़मीनें ऐसी थीं जो अवैध थीं, जिनके असली मालिकों के बारे में भी लोगों को नहीं पता था। लेकिन गैंग का दबदबा होने की वजह से उसके नाम दर्ज हुई या उसके नाम से जाने जाने वाली ज़मीनों पर कोई भी कब्जा करने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसी तमाम बिल्डिंगों, ऐसे तमाम अवैध धंधों और ऐसी तमाम इमारतों और ज़मीनों को पुलिस ने न सिर्फ चिन्हित किया, एक एक करके उनको नष्ट करना शुरू किया। जानकारी के मुताबिक
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, नोएडा और आसपास के जिलों में पुलिस ने अब तक करीब 50 से ज़्यादा संपत्तियां ऐसी जब्त की हैं जो कि सुंदर भाटी गैंग से ताल्लुक़ रखती हैं। करीब 70 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करते थे और इतने ही असले भी जब्त किए गए जो सुंदर भाटी ने अवैध तरीके से इकट्ठा किए थे या फिर उनके लाइसेंस लिए गए थे। इन सब पर तमाम पर रासुका भी लगाई गई, जिला बदर भी किया गया और कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कई लोग सुंदर भाटी गैंग के अब तक एनकाउंटर में मार दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने सुंदर भाटी गैंग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पूरा अभियान छेड़ रखा है। लेकिन सुंदर भाटी अभी भी जेल में है और जेल के भीतर से अपना नेटवर्क चला रहा है। कहा यह जाता है कि सुंदर भाटी एकदम शुरुआत से शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। यानी अगर उसका गैंग खत्म भी हो जाता है तो उसकी रणनीति ऐसी है कि वो फिर से अपने गैंग को खड़ा कर सकता है। इसलिए पुलिस और प्रशासन इस बात की भी कोशिश कर रही है कि कैसे सुंदर भाटी को जेल से न सिर्फ निकलने से रोका जाए बल्कि ऐसा कोई रास्ता इस्तेमाल किया जाए कि वो अपराध के रास्ते पर फिर ऐसा साम्राज्य न खड़ा कर सके। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जो अभियान छेड़ा उसमें सुंदर भाटी की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और काफी लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया क्योंकि उनको एनकाउंटर करना था। कई अपराधी ऐसे हैं जो जिला छोड़ के जा चुके हैं और कई ऐसे हैं जो दूसरे काम धंधों में लग गए हैं। फिर भी सुंदर भाटी अभी भी जेल के भीतर ये दावा करता है कि उसके गैंग को कुछ भी नहीं हुआ है। उसके तमाम लोग ऐसे हैं, जब भी उसे मौका मिलेगा वो अपराध के रास्ते पर अपना दबदबा कायम कर लेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त हालात बिल्कुल अलग हैं। तमाम बड़े ऐसे अपराधी जिनके गैंग बड़े थे और जिनका नाम बड़ा था, जिनके नाम से पुलिस भी डरती थी और अपराधी भी डरते थे, वो पिछले कई सालों में नेस्तनाबूद किए गए हैं। उनका डर या तो कम कर दिया गया है या फिर उनको इतना नुकसान पहुंचाया गया है कि उनको अपराध के रास्ते पर चलना अब उतना आसान नहीं रहेगा। ऐसे में सुंदर भाटी का भविष्य क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन सुंदर भाटी के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर पैरवी कर रहा है, उसके साम्राज्य को खत्म कर रहा है, उसके लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, उससे तय है सुंदर भाटी के लिए फिर से अपने गैंग को खड़ा करना इतना आसान नहीं होगा। तो यूपी के ग्रेटर नोएडा के एक सामान्य घर से जीवन शुरू करने वाले और अपराध की दुनिया में एक बड़ा गैंग बनाने वाले सुंदर भाटी गैंग पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। अगली बार किसी और एक चर्चित शख्सियत की बात आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।